नमस्कार, मनी मंत्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस शो के जरिए हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई मुद्दे आपके समक्ष लेकर आते हैं। तो आइए अब आज बात करते हैं ऐसे ही विशेष मुद्दे से जुड़ी हुई। तो क्या आपके पर्स में भी क्रेडिट कार्ड है या फिर आप लेने की सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि सिर्फ कार्ड होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसका जो सही इस्तेमाल है वो जानना ज्यादा जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड का जो पूरा सच है, आखिरकार ये किस तरह से आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और किस तरह से ये आपके लिए नुकसान भी कर सकता है। जानेंगे कुछ ऐसे ही स्मार्ट बचत मंत्र के टिप्स जिनसे आप बेवजह का जो ब्याज लगता है, या फिर कई बार होता है ना कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसका नाम ही क्रेडिट है, तो हम फालतू खर्च भी करते हैं। साथ ही समझेंगे कि हम क्रेडिट स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ताकि भविष्य में अगर आप लोन लेने की योजना बना रहे हैं उसमें कोई परेशानी ना हो। और अगर नया कार्ड लेने जा रहे हैं तो कार्ड लेते समय क्या क्या बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, इसे हम आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। और वो गलतियां जो अगर हजारों लोग कर चुके हैं और कर्ज के जाल में कहीं फंस जाते हैं, उनसे भी निजात दिलाएंगे। सवाल ये भी है कि आखिरकार क्रेडिट कार्ड अगर है तो कितना खर्च करना चाहिए और कितने अमाउंट का क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए ताकि ये आपकी जेब पर भारी ना पड़े। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड का जो सही इस्तेमाल है, उस पूरे माइंड गेम को समझना चाहते हैं, तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ इस खास शो के जरिए, जहां क्रेडिट कार्ड बचत या खर्च, इस पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। तो क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या? सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि इस कार्ड को लेना क्यों ज़रूरी है, और ये अगर ज़रूरी नहीं भी है तो ये आखिर होता क्या है। तो कभी कभी ये होता है कि बैंक से अगर आप उधार लेना चाहते हैं तो उसमें खर्च की सुविधा आपको क्रेडिट कार्ड देता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है, जैसे आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वो तो आपकी अपनी सेविंग्स है, आपकी सैलरी है, लेकिन अगर आप पहले खरीदारी करते हैं और बाद में भुगतान, वो फायदा आपके पास क्रेडिट कार्ड में होता है। अब इसके लिए जो आपकी मंथली इनकम है उसके हिसाब से इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट तय की जाती है कि आपको 1 लाख रुपए तक की लिमिट का कार्ड मिलता है या उससे ज्यादा का। अब जो भी आपने पैसा खर्चा, उस वक्त तो आपने नहीं दिया क्योंकि वो क्रेडिट में चला गया, तो उसको वापस देने की जो अवधि होती है वो 45 से 50 दिन की होती है। और इस अवधि में अगर आप पैसा वापस करते उस पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता। हर महीने बिल चुकाना जरूरी होता है। अब अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपको इसमें भारी ब्याज देना पड़ता है, लेकिन अगर आपने बड़ी अमाउंट का सामान खरीदा है तो इसमें ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। अब सही उपयोग से आपका अपना खुद का क्रेडिट स्कोर, जिसे सिबिल स्कोर हम कहते हैं, जिसके जरिए आप लोन ले पाते हैं, वो मजबूत होता है। अब लाख टके का सवाल ये कि आखिरकार क्रेडिट कार्ड फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। अब इसका इस्तेमाल कैसे फायदेमंद होगा, वो आप इसकी टेक्निक को लेकर समझे कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। सबसे पहली बात, फायदा यह कि अगर इसका आप सही इस्तेमाल करते हैं तो ये फायदेमंद है, और गलत इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। मतलब आपको पता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए तक की लिमिट है, मैं सारा ही पैसा 1 महीने में खर्च कर दूं, तो क्या आपको मालूम है कि आपको उसे वापस भी करना है। और इसीलिए आपको अपनी टाइमलाइन को ऐसे ही मैनेज करना चाहिए ताकि जितना आपने लिया है आप समय पर उसे चुका पाए। अगर आपने समय पर बिल दिया है तो सीधी सी बात है, कोई ब्याज नहीं है उस पर, आपके पास एक लंबा टाइम पीरियड होता है। लेट पेमेंट अगर आप करते हैं तो क्या होता है, वो उस दिन से ही आपको ज्यादा ब्याज लगाना शुरू करता है। मान लीजिए आपकी अवधि खत्म हो गई, एक एक दिन पर ब्याज लगता है। ऑफर्स, कैशबैक और रिवॉर्ड का फायदा। अब होता क्या है, कभी कभी क्रेडिट कार्ड जो हैं, जब आप पेट्रोल भरवाते हैं उस पर आपको कहीं ना कहीं कैशबैक आता है। कहीं आप शॉपिंग कर रहे हैं और आपने उस पर्टिकुलर कंपनी के क्रेडिट कार्ड से अगर शॉपिंग की तो आपको कैशबैक आता है। जरूरत से ज्यादा खर्च, वो कहते हैं ना कि जितनी आपकी चादर है उतने पांव फैलाइए, लेकिन अगर आप ज्यादा फैलाना चाहते हैं और क्रेडिट कार्ड आपकी मदद कर रहा है तो वापस भी समय पर चुकाना बेहद जरूरी है। ईएमआई से महंगी खरीदारी का विकल्प। अब इसमें है क्या कि अगर आप को कोई बड़ा सामान लेना है, मान लीजिए एसी, फ्रिज, टीवी, और आपने उसको क्रेडिट कार्ड से खरीदा क्योंकि आप सैलरीड उससे नहीं लेना चाहते, तो आपके पास ईएमआई का विकल्प उसमें मौजूद है। मान लीजिए बड़ी अमाउंट की चीज़ है तो ब्रेक डाउन करके ईएमआई देते हैं, लेकिन अब इसमें मिनिमम ड्यू का खेल
जो है वो आपका पूरा मैनेजमेंट बिगाड़ सकता है। होता है क्या है, मान लीजिए आपका 30,000 की लिमिट का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। अब उसमें मिनिमम ड्यू उसने आपको बताया कि भाई अगर आपने 29,000 रुपये खर्च लिए तो 500 रुपये आप उसमें मिनिमम ड्यू। उस खेल में मत फंसे कि 500 रुपये मैं दे देता हूँ, आगे और टाइम मिलेगा, लेकिन वो टाइम तो मिलेगा लेकिन हर वक्त के साथ साथ आप समझिए कि उसमें ब्याज लगता जा रहा है। लेट पेमेंट से आपका जो बोझ है खर्च का वो ज़्यादा बढ़ेगा और किसी भी ऑफर के लालच में आप अनावश्यक खर्च से कहीं ना कहीं बचिए। अब क्रेडिट कार्ड के बचत के मंत्र कहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो 5 से 8% तक का कैशबैक आपको आता है। अच्छा, रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खा रहे हैं तो वहां पर भी 10 से 15% तक की छूट मिलती है। तो कोशिश कीजिए जब यहाँ पर आप बिल पेमेंट करें तो क्रेडिट कार्ड से करें। जैसे कि अगर आप PVR या bookmyshow.com पर टिकट्स बुक करते हैं फिल्म्स के लिए, किसी फेयर के लिए, यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट होता है। ऐसे ही फ्लाइट होटल बुकिंग पर भी रिवॉर्ड्स और ऑफर पॉइंट्स मिलते हैं जिसे आप बाद में रिडीम कर सकते हैं। अब कुछ क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आप एयरपोर्ट की लाउंज की फ्री सुविधा का एक्सेस भी ले सकते हैं, जो आपका टाइम बचता है अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हैं या नेशनल फ्लाइट ले रहे हैं। ग्रोसरी और फ्यूल पर मैंने आपको बताया ही था कि कैसे खास छूट होती है। और खर्च पर अगर आप खर्च करते हैं, अगर आप पूरे टाइम क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करेंगे उस पर फिर जुर्माना भी है, तो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं या डायरेक्ट कैशबैक है। और नो कॉस्ट EMI से आप कहीं ना कहीं आसान भुगतान भी कर सकते हैं। तो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं अगर इनका स्मार्टली इस्तेमाल किया जाए। और इसी पूरे मुद्दे पर विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बेहद दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो पर्सनल फाइनेंस की इस जर्नी को और आसान बनाएंगे। गोविंद नारायण गोयल साहब मुख्य महाप्रबंधक हैं SBI के, और साथ ही साथ अभिषेक पटेल जी बैंकिंग और वित्तीय विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद जी, पहला सवाल ये कि क्रेडिट कार्ड उसके इस्तेमाल के लिए जो हमने भी कुछ टिप्स बताए, 5 ऐसे थंब रूल जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है उसे हमेशा अपने दिमाग में रखने चाहिए। नमस्कार, सर्वप्रथम धन्यवाद DD न्यूज को, धन्यवाद मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने सारा सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन आपने सही कहा कि 5 अगर थंब रूल की हम बात करें तो सबसे पहला थंब रूल है कि हम उसका टाइमली रिपेमेंट करें। टाइमली रिपेमेंट की जब बात करते हैं तो 30 दिन का एक रिसाइकल मतलब बिलिंग पेमेंट होता है, बिलिंग साइकिल होता है, और 20 दिन का हमें उसमें क्रेडिट मिलता है। तो जो भी ड्यू डेट होती है उस दिन हम पे करें। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि हम हमारी क्षमता के अनुसार उसका उपयोग करें, क्योंकि अगर हमारी रिपेइंग कैपेसिटी कम है और हम क्षमता से ज्यादा खर्च करते हैं तो उसमें हमारा पेमेंट में दिक्कत आती है और हमारा क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। तीसरा, अगर हम समय पे पे नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा लगती है। सामान्यतया 30 से 50%, 48% पर एनम के हिसाब से लगती है। चौथा, हमें जनरली मल्टीपल कार्ड्स लेने से बचना चाहिए। मतलब अलग अलग, यहाँ पर भारत में कई तरह की कार्ड कंपनियां हैं, बैंक्स जो कार्ड इशू करते हैं, तो जनरली हम लोग मल्टीपल कार्ड्स ले लेते हैं उनके फायदे उठाने के लिए। उससे हमें बचना चाहिए। अदरवाइज तो क्या होता है कि एक कार्ड का पेमेंट करने के लिए हमें दूसरे कार्ड से अवेल करते हैं और एक विशियस सर्किल के क्रेडिट में हम लोग घुस जाते हैं। 5वां सबसे बड़ा है कि हम हमारा OTP और CVV नंबर कभी किसी के साथ शेयर नहीं करें, स्टेटमेंट को हम देखते रहें। अभिषेक जी, खास तौर पर कई बार जब आप बड़ी अमाउंट का सामान लेते हैं क्रेडिट पर और आप उसकी पहली इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाते, इस लिहाज में जो क्रेडिट कार्ड यूजर है उसके पास सही विकल्प क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड, भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है, तो क्रेडिट कार्ड की उत्पत्ति ही उपभोक्ता बाजार को संतुष्ट करने के लिए हुई है। तो अगर हम समझें कि भारत में उपभोक्ता बाजार के लिए या अपने कंज्यूमर के लिए देखा जाए तो उत्पादों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना प्राथमिक आवश्यकता है। जैसे कि हमारे साथी ने कहा कि हमें अपनी आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर क्रेडिट कार्ड लेना होगा। जैसा कि आपका प्रश्न है कि कोई बड़ी खरीदारी के लिए जैसा हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने में हमें उसमें काफी फायदा होता है, काफी रिबेट मिलती है या कैशबैक के तौर पे मिलता है। और अगर हम पहली EMI मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे वित्तीय प्रबंधन की कमी है
हमने अपना आकलन कम रखा होता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे आजकल के दौर में जब उपभोक्ता कहीं लोन लेने जाता है तो उसका 80 से 90% जो डिफॉल्ट है, उसकी सिविल खराब हो रही है, उसमें क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी या क्रेडिट कार्ड का छोटा सा ड्यूस उसको एक बड़े अमाउंट से रोक सकता है। बिल्कुल। तो पहली आवश्यकता यह है कि हम क्रेडिट कार्ड से कोई सामान लें तो ईएमआई में या अपने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखें। हम जितनी ईएमआई दे सकते हैं उतनी ईएमआई के आधार पे ही हम क्रेडिट कार्ड को लें और बड़ी खरीदारी करें। अन्यथा आप देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड सिविल स्कोर बनाने में भी मदद करता है लोन जी। लेने के लिए, तो लोन लेने में रुकावट के लिए भी क्रेडिट कार्ड का बहुत बड़ा योगदान जी। होता है। तो प्रयास करें कि अपने सिविल में क्रेडिट कार्ड के एक छोटे अमाउंट के लिए एक बड़ी आवश्यकता को बाधा ना बनने दें, तो ईएमआई के लिए अपने वित्तीय अनुशासन को बना के रखें। गोयल साहब, खास तौर पर जब हम क्रेडिट कार्ड के यूजर्स की बात कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो एक सवाल हमेशा जहन में आता है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी हो। कई बार आपकी अच्छी सैलरी भी होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसके कम लिमिट में दें, क्योंकि इसके चक्कर में फंसकर फिर इंसान ज़्यादा खरीदारी या फिर हाइप अप हो जाता है शॉपिंग के लिहाज से। तो क्रेडिट लिमिट कितना आवश्यक होता है वित्तीय प्रबंधन को मैनेज करने में? जनरली ऐसा कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है, लेकिन एक थंब रूल जब हम लोग मानते हैं वो 30 से 40% हमारी मंथली इनकम की लिमिट अगर हम क्रेडिट कार्ड में लेते हैं तो हम पे करने की स्थिति में होते हैं। बाकी तो ऐसा होता है अगर हम ज्यादा भी अगर लिमिट लें तो, लेकिन खर्चे की लिमिट को हम उसमें चेक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में ऐसी फैसिलिटी होती है कि सपोज मेरी लिमिट 2 लाख रुपए है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 50,000 रुपये महीने से ज्यादा खर्च नहीं करूंगा, तो मैं अपनी लिमिट को 50,000 पे भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। और जब अगर किसी महीने किसी टाइम इमरजेंसी में मुझे जरूरत है तो मैं उसको ओपन भी कर सकता हूँ। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन और जिसे कहते हैं कि स्व अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हम इसको अगर पॉजिटिव वे में देखें तो ये बहुत ही अच्छा एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हमेशा हमेशा काम आता है। क्योंकि कई बार जैसे हम अस्पताल जाते हैं हमें नहीं पता होता है कि कितना बिल आएगा, उस केस में हम अगर कैश लेके भी जाना चाहे तो डिसाइड नहीं कर सकते कितना चाहिए, तो क्रेडिट कार्ड साथ में होता है और अनएक्सपेक्टेड बिल पे करना होता है तो हम क्रेडिट कार्ड के द्वारा उसको पे कर सकते हैं। तो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स में क्रेडिट कार्ड हमारी मदद करता है। जी पटेल साहब, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर क्रेडिट कार्ड की कुछ ईएमआईज को ना देने की वजह से कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया, उसे ठीक करने का सही तरीका क्या है? देखिए, वर्तमान समय में जैसा कि कंज्यूमर मार्केट बढ़ रहा है, हर साल 15 से 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है और क्रेडिट कार्ड की संख्या इस समय देश में 11 करोड़ से ज्यादा हो रही है, तो आप देखेंगे कि छोटे शहरों में भी जो रूसू सेक्टर है, रूरल अर्बन सेमी अर्बन सेक्टर, वहां पे कंज्यूमर का असली मार्केट ग्रैब हो रहा है। तो अगर आप लोन लेने जाते हैं और आपका क्रेडिट कार्ड खराब है, तो सबसे पहले क्या होता था कि क्रेडिट कार्ड को ओटीएस से आप क्लोज कर देते थे या कोई ओवरड्यू है तो नहीं पता चलता था। अभी सिविल के पास 33% तक डाटा पहुंच चुका है टोटल लोन पोर्टफोलियो का। जी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो इश्यूअर बैंक है जहां से आपने क्रेडिट कार्ड लिया था, जिसका ड्यूज बकाया है, तो उससे संपर्क करें, उसका ईएमआई के साथ चार्जेस के साथ फुल अमाउंट को क्लोज करें और सिविल आप 7 डेज में अपडेट हो जाती है, तो 7 डेज के बाद कम्युनिकेट करने पे आप एप्लीकेबल हो जाएंगे सिविल को सही करके आगे के लोन के। और गोयल साहब, क्योंकि जब हम क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात करते हैं, डेबिट कार्ड्स भी हों, इसमें अब फ्रॉड के चांसेस भी हैं बिकॉज ऑफ अगर आपने ओटीपी किसी से शेयर कर लिया या फिर पिन। क्रेडिट कार्ड में धोखाधड़ी ना हो, इससे बचने के लिए एक क्रेडिट कार्ड यूजर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर्वप्रथम तो ऑब्वियसली हमें ओटीपी हम किसी के साथ शेयर नहीं करें, और अगर हमारा क्रेडिट कार्ड खो गया है तो उसके पीछे टोल फ्री नंबर होता है, वहां से उसको ब्लॉक करा दें। तीसरा, जो एक पहले एक समस्या आती थी कि हमारा क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग हो जाती थी, वो ऐसे किसी भी शॉप पे हम अगर परचेजिंग कर रहे हैं तो हमें बड़ा केयरफुल रहना है कि इस शॉप पे हमारी क्लोनिंग तो नहीं, क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग तो नहीं हो रही है। और चौथा, सबसे जिस भी वेबसाइट पे हम करते हैं, अगर वेबसाइट हमारी ऑनलाइन परचेजिंग के लिए किसी वेबसाइट का उपयोग करते हैं, वेबसाइट विश्वस्त नहीं है, तो उस केस में हम वर्चुअल कीबोर्ड का भी, वर्चुअल कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी संभावना फिर ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है कि हमारे साथ कोई फ्रॉड होगा।
पटेल साहब, क्योंकि हम लगातार जब हम क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात करते हैं तो उसके परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम क्रेडिट कार्ड का चुनाव करें, और दूसरी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सी ऐसी हम कह सकते हैं एस्पेक्ट्स है जहाँ पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से जो स्टार्टिंग में आपने स्लाइड दिखाई, वो समथिंग अबाउट एवरीथिंग था। उसमें एक चीज बहुत अच्छी थी कि चूंकि उपभोक्ता बाजार के आधार पर क्रेडिट कार्ड है, तो हर उपभोक्ता की जरूरत के आधार पर क्रेडिट कार्ड डिजाइन है। जैसा कि सर ने भी बोला, क्रेडिट कार्ड आपकी यूज के स्पेसिफिक, आपकी आवश्यकता के स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि आप आवागमन ज्यादा करते हैं, तो आपके लिए फ्यूल बेस्ड क्रेडिट कार्ड एक बहुत वरदान साबित हो सकता है। आप उसमें वित्तीय अनुशासन करके आप कम से कम 10 से 20% की बचत महीने में कर सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा बहुत करते हैं, तो लाउंज के माध्यम से आप नहीं कुछ तो कम से कम 2 यात्राओं का खर्चा तो निकाल सकते हैं लाउंज के माध्यम से या जी। हवाई यात्राओं पे डिस्काउंट के माध्यम से। अगर आप उपभोक्ता अच्छे हैं, आपको लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पसंद हैं, तो आप उस हिसाब से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। कंज्यूमर बेस्ड आता है। और अब तो क्रेडिट कार्ड की ये स्पेसिफिक हो गया है कि वुमेन्स बेस्ड उनको डिस्काउंट ज्यादा देना, या फ्रॉड से बचने के लिए अब कार्डलेस की भी आवश्यकता होने लगी है, क्योंकि डेबिट कार्ड कैश स्पेसिफिक होता है। क्रेडिट कार्ड में आपको कैश नहीं निकालना होता है, वो पूरा का पूरा परचेजिंग या स्वाइप करके या यात्राओं के लिए ऑनलाइन आप यूज करते हैं। अगर आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से तय करते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा होगा। और सबसे जरूरी चीज, बाजार में बिना अप्लाई के सप्लाई काफी दी जा रही है, आप उससे बचने का प्रयास करें और आप कार्ड का चुनाव बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करें, जैसा कि सर ने कहा, मल्टीपल कार्ड से बचें। जी। अच्छा गोयल साहब, एक चीज़ हम हमेशा देखते हैं, आप किसी ऑटो के पीछे देखिएगा, उसमें लिखा होगा क्रेडिट कार्ड के लिए इस नंबर पर कॉल करें, या आपके पास लगातार कई कॉल्स भी ऐसे आते हैं। अब उसमें ये किस तरह से हम बाइफरकेट कर पाएं कि भाई ये बैंक से कॉल है या डीएसए यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं, और क्या वाकई डीएसए से भी अगर आप कार्ड बनवाते हैं तो ये हानिकारक है? नहीं, देखिए, बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाकर अगर कार्ड बनवाते हैं तो सबसे सुरक्षित है। वहां आपको केवाईसी भी नहीं करना पड़ेगा, वहां आपको अपना आधार नंबर नहीं देना पड़ेगा, पैन कार्ड नंबर नहीं देना पड़ेगा। तो हमेशा हम तो ये सुझाव देते हैं कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक में जाके आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए और उसी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करिए। तो उसमें आपके पास किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने की संभावना नहीं रहेगी। आपका पेमेंट भी आप ऑटो पेमेंट मोड में डाल सकते हैं कि ड्यू डेट पे जितना भी आपका बिल आएगा वो ऑटोमेटिक पे हो जाएगा। तो एक तरह से डिफॉल्ट होने की संभावना भी आपकी ऑलमोस्ट नील हो जाएगी। तो बजाय इधर उधर या डीएसए और या किसी भी ऑटो में लिखे नंबर से ट्रांजैक्शन करना आजकल पूरा खतरे से खाली नहीं है, जिस तरह से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो सावधानी यही है कि हम शाखा में जाएं, ब्रांच में जाएं और वहीं से उसका ले लें, या ब्रांच के जो ऑथराइज ऑफिसर्स हैं या जो स्टाफ है वो अगर घर आते हैं तो उनके द्वारा हम ले सकते हैं। पटेल साहब, एक चीज़ हमने अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए हम कई बार डिजिटल फ्रॉड्स पर भी बात करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लगातार फेस करते हैं वो ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड से कहीं पेमेंट किया, मान लीजिए फ्यूल डलवाया, और कुछ दिनों बाद आपके पास एक नंबर से कॉल आता है, वो कहते हैं जी आपके पॉइंट्स हैं, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, ये पॉइंट्स रिडीम हो जाएंगे। अब ये जो पॉइंट्स रिडीम्पशन का सिस्टम है, ये किस तरह से क्रेडिट कार्ड चलाता है और कैसे धोखाधड़ी से बचा जाए, खास तौर पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर? बहुत प्रासंगिक प्रश्न पूछा आपने। जैसा कि सर ने भी बताया अभी, दरअसल मैम अभी 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। आरबीआई ने अभी 15 दिन पहले रूल बनाया इसी आपके प्रश्न को लेकर कि कार्ड टोकनाइजेशन की व्यवस्था उन्होंने की फ्रॉड से बचने के लिए। और जिस तरह की कॉल की आप बात कर रहे हैं, उस तरह के 7,900 केस पिछले साल रहे, जो लगभग 8,000 लोगों को एक तरीके से प्रभावित कर रहे थे, और इसमें 11 करोड़ की धनराशि संलिप्त थी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अगर ऐसे रिडेम्पशन को करना चाहते हैं तो कभी कॉल पे बेस पे नहीं करें, क्योंकि जिस भी कंपनियों का क्रेडिट कार्ड होता है उनका एक ऐप जरूर होता है, जिस ऐप को ऑथेंटिकेट तौर पे हम अगर डाउनलोड करते हैं तो अपने टोकन को, उसकी स्कीम को, उसके प्रोसेस को हम खुद उस एप्लीकेशन से जान सकते हैं। दूसरा,
सर ने जैसा बताया कि आप बैंक के माध्यम से अगर लेते हैं तो आपके पास एक SPOC होता है, सिंगल पर्सन ऑफ कांटेक्ट, जिससे आप सर्विसेज के लिए बात कर सकते हो, फिजिकल तौर पे मिल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आने पर आप फोन पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। जी। तो बेहतर क्रेडिट कार्ड के केस में आप विजिट करने से ब्रांच में ना बचें, आप व्यक्तिगत तौर पे मिलें, अपने पॉइंट्स को या रिवार्ड पॉइंट्स को ऐप के माध्यम से ऑथेंटिकेशन तौर पे देखें, ना कि किसी कॉल पे डिपेंड करके करें। तीसरा, 90% क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड केवल रिडेम्पशन के पॉइंट के लिए या कॉल के द्वारा होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड की किसी भी कॉल को आपको अटेंड नहीं करना है। अगर कॉल आती है तो 1930 पे कॉल करके तुरंत कंप्लेन रजिस्टर्ड करानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, RBI ने 3 डेज का रूल भी इसीलिए लाया। 3 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है क्रेडिट कार्ड के लिए। आपकी एनुअल इनकम का जो एनुअल इनकम है उससे ज्यादा का आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट नहीं होना चाहिए। 30% से ज्यादा लिमिट का आप यूज मत करिए, क्योंकि आप फिर ट्रैप में फंस सकते हैं। और 3 डेज का रूल RBI लाया है ड्यूज को क्लियर करने के लिए। तो आप जितना साक्षर होंगे वित्तीय तौर पे, जितनी अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे और कॉल पे डिपेंडेंसी कम होगी, उतना ही आप बच सकते हैं। आपने बहुत अहम बात की कि अगर आप अपने पॉइंट्स को रिडीम करना चाहते हैं तो ऐप पर जाइए, जो आपका बैंकिंग ऐप है उसके जरिए आप उनको रिडीम कर सकते हैं, और एक वो बहुत ही सुरक्षित और ऑथेंटिकेटेड तरीका है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अगर आपके पास क्रेडिट लिमिट है तो क्या कैश विड्रॉल हो सकता है, और अगर होता है तो उस पर कितना ब्याज लगता है। इस पर करेंगे बात वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए इस पर कर रहे हैं चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोविंद नारायण गोयल साहब का रुख कर लेते हैं। गोयल साहब, खास तौर पर जब हम कैश विड्रॉल की बात करते हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल हम कर रहे हैं, पहली बात तो ये, क्या ये एक सही तरीका है कि भाई अगर आप कैश निकालना चाहते हैं, और अगर है तो कितना % ब्याज उस पर लगाया जाता है? नहीं, तरीका तो सही है, बट हम इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करते कि ये एक डेट ट्रैप में एंटर होने का एक माध्यम है। और उससे क्या होता है कि आदमी में लालच आता है, वो केस निकलवाता है, उस केस का अन्यथा यूज करता है और उसको फिर पेमेंट के टाइम दिक्कत आती है। दूसरा यह है कि अगर निकलवाते भी हैं तो 2 से 3% का चार्ज लगता है, प्लस जो इंटरेस्ट रेट है उसका क्रेडिट कार्ड कंपनी का जो भी 30 to 48% के बीच में है, वो उस पर वो इंटरेस्ट लगता है। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो पर आए और आपने इतनी इम्पॉर्टेंट जो फाइनेंशियल जानकारियां हैं क्रेडिट कार्ड के यूजेज को लेकर वो इस मन से साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय DD न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। तो कोशिश यही है हमारी कि किस तरह से जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं, ख़ास तौर पर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की जब हम लगातार बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो उस इस्तेमाल के साथ आपको कितनी समझदारी और वित्तीय प्लानिंग ज़रूरी है। और ये वित्तीय प्लानिंग आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसकी वजह ये है कि इन छोटी छोटी टिप्स और टिप्स के ज़रिए आप इस क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं, जाने से पहले, कि आखिरकार हमारे लिए जब भी शो को ख़त्म करते हैं तो एक क्रिस्प मैनेजमेंट बताते हैं आपको। तो आखिरकार क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जो 5 सुझाव है वो क्या है? पहला ये कि अपनी आय यानी अपनी इनकम के हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड का चुनाव करें। ज़रूरत के हिसाब से, आपकी जितनी ज़रूरत है, जितनी नेसेसिटी है, उसके हिसाब से उसकी लिमिट लें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि 2 कार्ड से ज़्यादा ना रखें, यानी कि 1 या 2 कार्ड से ज़्यादा ना रखें, मल्टीपल कार्ड्स से बचें। शुरुआत में फ्री कार्ड एक बेहतर ऑप्शन है। और अपनी ये नहीं कि आपने ऑफर्स देखी और आप ललचा गए, अपनी ज़रूरत को देखना कि वाकई में आपको इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं, कि सिर्फ ऑफर के चक्कर में या इस मार्केटिंग गिमिक में फंसकर आप चीज़ें ना लें। इसीलिए अब हम दूसरी अपनी स्लाइड में आपको ये बताएंगे कि आखिरकार क्रेडिट कार्ड यूजर्स को ऐसी कौन सी वो 5 गलतियां हैं
जो वो ना करें। तो लिमिट से ज़्यादा खर्च ना करें, आपकी जो लिमिट है उसमें अपने इस खर्चे को बाउंड्री लगाकर रखें। लेट पेमेंट, ये सबसे बड़ा कह सकते हैं हम एक पेच है, यानी कि अगर आप लेट पेमेंट नहीं करेंगे तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना आपके लिए आसान होगा, वो कोई विशियस सर्कल नहीं है। एक साथ कई कार्ड ना रखें, मल्टीपल कार्ड रखने से बचें। जैसा कि अभी गोविंद जी बता रहे थे कि एटीएम से कैश निकालना, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं उस पर ब्याज भी लगता है, फिर वो आपकी आदत में शुमार होगा। और ऑफर देखकर अनावश्यक खरीदारी से बचें। मनी मंत्र में हम हमेशा उस तरह के विषयों को आप तक लेकर आते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके पर्सनल फाइनेंस से। और हमारी कोशिश ये होती है कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े उन तमाम विषयों को हम विस्तार से उसके साथ चर्चा करें और विशिष्ट मेहमान जुड़ते हैं। अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही विषय को लेकर आपके साथ आएंगे जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और ज्यादा व्यवस्थित करेगा। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।